तो अगर दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं तो अल्टीमेटली, और इसकी वजह से अब आप कहेंगे सर आप ठीक है आपने बता दिया नेचुरल कॉजेज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं, पर इससे फर्क क्या पड़ रहा है सर? मेरे मेरे आसपास कोई टेंशन नहीं है, मैं वैसे ही जी रही हूँ जैसे जी रही थी, मैं वैसा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो गाइज ये इमीडिएट चीज होने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप ये डायग्राम आप देखिएगा पिछले 50 सालों में अर्थ के ऊपर जो चेंजेस हुए, और ये चेंजेस इरिवर्टिबल हैं, एक बार जो नुकसान हो जाता है टेम्परेचर चेंज का, उसको रिवर्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट डील पढ़ा, आप लोगों ने यूपीएससी में जरूर पढ़ा होगा पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में। पेरिस क्लाइमेट डील में चिल्ला चिल्ला के बोला गया कि भाई बहुत ज्यादा लेट हो गए हम लोग, और हमें कुछ भी करके वी हैव टू मेक श्योर कि 1.5 तक, मैक्सिमम 1.5 या 2 डिग्री आपका मैक्सिमम हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल से टेम्परेचर इंक्रीज करें, उससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि हम 1850 से लेकर के और 2100 तक, इतने सालों का, कम से कम 250 साल हो गए, ये 250 सालों का हमने टारगेट रखा कि 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए। और हमें लगता है कि सर 1-2 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है, क्या हो रहा है 1-2 डिग्री बढ़ जाएगी। हर एक डिग्री का इतना फर्क पड़ता है, हर डिग्री का, क्योंकि एक जगह नहीं बढ़ रहा है, ये किसी एक शहर में नहीं बढ़ रहा है। पूरे अर्थ का टेम्परेचर अगर एक डिग्री भी बढ़ता है गाइस, तो कम से कम 65 सेंटीमीटर, आप समझिएगा 65 सेंटीमीटर राइज होता है आपका सी लेवल। जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना सी लेवल राइज का मतलब जो आपके कोस्टल एरियाज हैं, आप देखिए जो जितने हमारे ये बिल्कुल जो कोस्टल एरियाज हैं, उनकी जिंदगी कितने खतरे में। आप देखिए जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आप जानते हैं 2050 तक आते आते कम से कम आज दुनिया के आधे आइलैंड तो डूब जाएंगे, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है। और जितनी कोस्टल फ्लडिंग हो रही है, जितना ज्यादा पानी बढ़ रहा है लेवल, उतना हमारे लिए और चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं यार। लाइफ का नुकसान है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के अगर आप इफेक्ट देखेंगे तो सबसे पहला तो राइज इन टेम्परेचर जो सबसे प्रोमिनेंट है और ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है, ऑलरेडी हमें दिख रहा है गाइस। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो रहा है, दैट दिस इज क्वाइट रियल। और सबसे ज्यादा जो असर है हमारे कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा। ये पहला विजिबल डिफरेंस है जो हम देख पा रहे हैं पिछले 50 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से जो ग्लोबल वार्मिंग ने किया है। दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट है आपके इकोसिस्टम्स को बहुत ज्यादा खतरा है। इकोसिस्टम आप समझते हैं ना, जहां पे ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के साथ, इकोसिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद विद द एनवायरमेंट एंड अमंग देमसेल्व्स। ऑर्गेनिज्म जब अपने आपस में इंटरेक्ट करता है और अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तो इकोसिस्टम बनता है। ये ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी बीमारी है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करती है इकोसिस्टम, और खास तौर पे जो आपके एक्वाटिक इकोसिस्टम है, पानी के अंदर। मैं आ रहा हूं उस बात पे कि हम पानी के लिए क्यों इतना जो है हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे विजिबल आप देख रहे हैं, दैट इज कोरल ब्लीचिंग। आपके सामने एक पिक्चर है, अगर आप ध्यान देंगे इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा गाइस, एक पीछे एक कोरल रीफ है, जो आप जो कि जिसको हम कहते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। पानी का तो रेन फॉरेस्ट है, आप समझ लीजिए, क्योंकि पूरे ओशन में 37% बायोडाइवर्सिटी को जो सपोर्ट करता है वो आपका अकेला ये कोरल सिस्टम है। कोरल रीफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, जो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती है। ये कोरल रीफ जो है इनके इनके ऊपर साफ तौर पे असर दिखने लगा है। जो कलरफुल होते थे, जो बहुत कलरफुल आपके कोरल रीफ हैं, वो वाइट हो रहे हैं, इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। और कोरल ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि कोरल्स जो है ना, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन इनके सामने आती है, तो अनफेवरेबल कंडीशन आने का मतलब सबसे पहले ये अपना सिम्बायोटिक रिलेशन ब्रेक करते हैं। जो आपका कोरल पॉलिप है और एल्गे जूजेंथले जिसको कहते हैं, इन दोनों का जैसे ही रिलेशन ब्रेक होगा तो कोरल ब्लीचिंग आपको देखने को मिलेगी। और आप इस बात को मना नहीं कर सकते कि सर कोरल ब्लीचिंग नहीं हो रही है। कोरल ब्लीचिंग सबसे ज्यादा आप देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वहां पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। पिछले 30 सालों में ऑलमोस्ट 1/3 हो गया है वो कोरल रीफ, 1/3 कम हो चुका है पिछले 30 ईयर्स के अंदर। तो एक टाइम पे जितने आपके ये स्ट्रेस कंडीशन होंगे, कोरल ब्लीचिंग होगी, कोरल्स मर जाएंगे। और कोरल मरने का मतलब है बायोडायवर्सिटी का कम होना, और जिसका सीधा सीधा असर पड़ेगा हमारे ऊपर।
अगर अगर ओशन में बायोडाइवर्सिटी नहीं है, मान लीजिए कल को फिशेस नहीं बचेंगी, अगर फिशेस नहीं होंगी तो जो लोग अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने खाने के लिए जो डिपेंड करते हैं इन इन स्पीसीज पे, उनका क्या होगा? तो दैट कैन लीड टू फूड इनसिक्योरिटी, दैट कैन लीड टू लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। लाइवलीहुड का प्रॉब्लम भी होगा, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। तो जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कोरल उतने ही हमारे फ्रेजाइल होते जा रहे हैं। और एक क्लाइमेट चेंज तो मुझे कहने की जरूरत है ही नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग इज एक्चुअली लीडिंग टू द चेंज कॉल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। ड्रॉट, फ्लड्स का टू मच आना, बहुत एक्सट्रीम, आप देखिएगा बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं और क्लाइमेट पैटर्न्स बदल रहे हैं। जहाँ पे कभी बहुत अच्छा वेजिटेशन हुआ करता था, आज वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम है, वहाँ पे रेगिस्तान बन गए। जहाँ पे अच्छे खासे कभी वेजिटेशन हुआ करती थी, आज वहाँ पे क्या आपको मिलेगा? आप देखिए वहाँ पे आपका फर्टिलिटी खत्म होगी सॉइल के अंदर। वहाँ पे आप देखते हैं कि ड्रॉट की प्रॉब्लम आने लगी है। जहाँ पे कभी फ्लड नहीं आते थे, वहाँ पे आज फ्लड की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये इम्बैलेंस, एक क्लाइमेटिक इम्बैलेंस है। और हमारी अर्थ जो है, हमारा जो ओवरऑल क्लाइमेट है गाइस, ये लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं, इससे राइट साइड पे जा रहे हैं। और सोचिएगा इस बारे में कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या गिफ्ट कर रहे हैं। हम अपने फ्यूचर जनरेशन को, आज हम यहाँ जी रहे हैं, पर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को किस में जीने को मजबूर कर रहे हैं? दैट यू गाइस कैन सी, दैट यू गाइस कैन इजीली सी। और ग्लोबल वार्मिंग है तो डिजीजेस बढ़ रही हैं गाइस, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जितना भी आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, क्लाइमेट, हीट पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ह्यूमिडिटी पैटर्न चेंज हो रहे हैं। और खास तौर पे ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया तो वैसे भी बहुत वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज का। इनफैक्ट एक स्टडी कहती है कि अगर कल को क्लाइमेट चेंज अपने वर्स्ट पे पहुंचा तो इंडिया विल बी द टॉप 5 कंट्री जो सबसे ज्यादा जिस पे फर्क पड़ेगा, सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है। और बीमारियों की इतना बुरा हाल होगा, खास तौर पे वो बीमारियां जो मॉस्किटोज वगैरह की वजह से होती हैं। जितने भी आप देखिएगा, जितने भी मॉस्किटोज वगैरह के साथ बीमारियां होती हैं, उतनी ही ज्यादा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर ज्यादा, हीट ज्यादा, उतने आपके इस तरह की प्रॉब्लम, आपको बीमारियां बहुत फैलती हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज में। और बहुत सारी बीमारियां जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, इस तरह की तो हजारों और बीमारियां आ सकती हैं। और ऑब्वियसली इसका सीधा सीधा कनेक्शन है, अगर आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, तो नंबर ऑफ डेथ आप देखोगे बहुत हाई मोर्टालिटी रेट। कोई लोग फ्लड की वजह से मर रहे हैं, कोई सुनामी से मर रहा है, कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से मर रहा है। ये सब आपके ह्यूमन लाइफ को, बीमारी है स्प्रेड, जितनी बीमारियां फैलेंगी उतनी ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो ये सब इफेक्ट आपको इसका मिलता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मैं बात कर रहा था गाइस, ये जो पूरा आज का जो सेमिनार है आपको समझाने के लिए है कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस आज कंट्रीब्यूट करती हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस हमारे प्लेनेट पे क्या असर करती हैं, पहले तो समझ लीजिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। अगर मैं ग्रीन हाउस गैसेस की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फिर आपका नाइट्रस ऑक्साइड, फिर आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, फिर आपका परफ्लोरोकार्बन्स और सुपर हेक्साफ्लोराइड। ये कम से कम ये 6 वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। और इनका आप देखिए, जितना जितना आप नीचे जा रहे हैं गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट में ज्यादा है, लेकिन नुकसान जो सबसे ज्यादा करती हैं, जितनी भी आप जितना कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे आपका ये सुपर हेक्साफ्लोराइड है, सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को कंपेयर करूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर 1 यूनिट नुकसान करेगा, तो इस मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 34 टाइम्स है। यानी ये 34 टाइम्स ज्यादा नुकसान करेगी सेम अमाउंट पे। और ऐसे करते करते अगर आप नीचे तक आएंगे, ये तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में पहुंच जाता है। तो ये जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस आप देखते हैं, ये आपका बहुत चैलेंज हमारे सामने लेके आती है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती हैं। इनमें अगर मैं अमाउंट की बात करूं गाइस, तो 76% आपका कंट्रीब्यूट करती है कार्बन डाइऑक्साइड और 16% आपका मीथेन। आज जो हमारा टॉपिक है कि कैसे ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से मीथेन आज लगातार बढ़ती जा रही है, और इस मीथेन को ही हमें ठीक तरीके से समझना है। क्योंकि जो आज का मेरा जो टॉपिक है कि भाई कैसे आपका ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रहा है आपके वाटर बॉडीज के अंदर, रिजर्वॉयर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, और क्यों हो रहा है चेंज, उसके बारे में भी बताऊंगा।
लेकिन उसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है आपके मीथेन से। अब आप ये बात समझ लीजिए, जितना ज़्यादा आपका ऑक्सीजन लेवल कम है वाटर बॉडी में, डिजॉल्व ऑक्सीजन जितनी कम, मीथेन उतना ज़्यादा। और मीथेन जितनी ज़्यादा होगी, वो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि वो क्या क्या कर सकती है, जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी हम अभी तक पढ़ चुके हैं गाइस। सो मीथेन आज का एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। ये दोनों प्राइमरी फॉर्म्स हैं कार्बन के, यही कार्बन डाइऑक्साइड भी और मीथेन। मीथेन भी तो CH4 है ना, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखिए, CH4 इज मीथेन, 1 कार्बन मॉलिक्यूल एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। दोनों ही गैसेस आप देखते हैं, ये दोनों गैसेस बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। लेकिन मीथेन और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है गाइस, क्योंकि 34 टाइम्स ज्यादा ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग करती है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले में। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि कैसे जितना लो ऑक्सीजन लेवल होगा, जितना लो ऑक्सीजन लेवल होता जा रहा है आज रिजर्वायर और लेक्स के अंदर, वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पे फर्क डाल रहा है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। तो जितने भी अभी तक मैंने आपको कॉजेस बताए थे, उसमें एक कॉज और ऐड हो जाएगा अगर ये स्टडी आगे चल के फर्दर इस बात को प्रूव ऑलरेडी कर चुकी है। वर्जीनिया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्टडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। तो ये आप आर्टिकल अगर यहाँ देखेंगे, देखिए ये एक आर्टिकल है, दिस इज फ्रॉम वर्जीनिया टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये आर्टिकल दिया था, सबसे पहले उन्हीं का आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि कैसे लो ऑक्सीजन लेवल से ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है, जिसकी तरफ अभी हम ध्यान नहीं दे रहे। अभी हम बाकी फैक्टर्स को समझ रहे हैं, लेकिन अब ये रिसर्चर्स, अभी तक तो रिसर्चर्स के पास डेटा नहीं था बहुत ज़्यादा, पर पिछले 3 सालों में जो डिस्कवरीज हुई हैं, रिसर्च जो हुई हैं, उनसे हमें ये पता चला कि जितना ऑक्सीजन लेवल कम, उतने मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। और आप समझ सकते हैं गाइस, मीथेन ऑलरेडी कितना बड़ा विलन है। जो मीथेन है, जितना मीथेन आपका बढ़ रहा है उतना, और कितना बढ़ चुका है इस ऑक्सीजन लेवल कम होने से कम 15 से 800 टाइम्स पूरे इकोसिस्टम स्केल पे अगर आप देखोगे, इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ रहा है आपका मीथेन का लेवल। और इस चीज को अभी तक कभी अकाउंट नहीं किया गया, अभी तक हमारे पास कोई स्टडी नहीं थी ये बताने के लिए। लेकिन रिसेंट स्टडी ने ये बताया कि ऑक्सीजन लेवल्स पानी के भी चेक करो, क्योंकि उसका असर मीथेन कॉन्सेंट्रेशन पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपका पूरा इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब हो रहा है। जितना आपका लो लेवल होगा ऑक्सीजन का, और खास तौर पे कहाँ हो रहा है, जो आपके बॉटम वाटर्स हैं गाइस, ये खास पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन का लेवल ऊपर तो कंपैरेटिवली ठीक है, नॉर्मल है, पर जो जितने भी आपके डेप्थ है, जो बॉटम वाटर है, कोई भी लेक, कोई भी रिजर्वायर आप देखोगे, पानी का वाटर बॉडी देखोगे, तो जो नीचे का पानी है, बॉटम वाटर है गाइस, उनमें सबसे ज्यादा ड्रॉप हुआ है ऑक्सीजन लेवल का। और इसकी वजह से मीथेन बढ़ने का मतलब उतना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। तो ऐसा टाइम अब आ गया कि ये जो लेक है, जो हमारे रिजर्वायर हैं गाइस, जैसे एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है, बिकॉज हमारा जो फॉर्मेट है, जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, फर्टिलाइजर को यूज करना, जिस तरह से हम लैंड यूज पैटर्न करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर ह्यूमैनिटी के लिए नेसेसिटी है, पर एट द सेम टाइम बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर भी बन गया। इसी तरह से लेक रिजर्वायर्स का होना हमारे लिए नेसेसिटी है। हम बात करते हैं ना वाटर कंजर्वेशन की, हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। क्या कैसे होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग? अगर आपको पानी बचाना है तो ऑब्वियसली लेक और रिजर्वायर्स का होना जरूरी है, इट इज नेसेसिटी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट ये स्टडी बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग का एक नया कॉज हो सकती है ये लेक, ये रिजर्वायर। और उसका बहुत बड़ा रीजन है, इसका ऑक्सीजन का बहुत ड्रॉप होने का रीजन क्या बताया जा रहा है? लैंड यूज पैटर्न, जो हम शुरू से कह रहे हैं, द वे वी आर यूजिंग, वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज। जिस तरह से हम एग्रीकल्चर के लिए जो भी हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हम लोग लैंड यूज जैसे हम लोग करते हैं, क्लाइमेट तो बदल ही रहा है गाइस। लैंड यूज का मतलब आप समझिए, जितना हम ओवर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की इरिगेशन मेथड्स हम यूज करते हैं, जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिससे सरफेस रन ऑफ बढ़ता है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पानी और फर्टिलाइजर बहुत जल्दी पानी के साथ मिलके वाटर बॉडीज में जाने लगेगा। वाटर पोल्यूशन हम लोग बढ़ा रहे हैं। वाटर पोल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज हैं, इनका जितना वेस्ट है बिना ट्रीट किया हुआ, अनट्रीटेड वेस्ट जो है, वो आज हमारा वाटर लेवल्स में, ओशन वाटर बॉडीज में जा रहा है। तो दैट इज कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस।
और इसी लैंड यूज और क्लाइमेट चेंज से लगातार ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर बॉटम वाटर्स में वो सबसे ज्यादा कम हो रही है। अब क्या ऑक्सीजन किस तरह से काम करती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। देखिए गाइस, वैसे तो मैं कहूँ कि पानी के अंदर ऑक्सीजन, पानी खुद ही ऑक्सीजन से बना है। अब सबको कॉम्पोजिशन पता है इसकी, राइट? पानी क्या है? H2O, H2O, two molecules of hydrogen with one molecule of oxygen। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन एटम में, ये वाली ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। ऐसा मत सोचना कि जो वाटर बनाती है, H2O जो बनाती है, वही वही जो है आपका यूज करती है। दैट इज नॉट ट्रू। ये क्या करती है अलग से, दिस इज देयर इज अ सेपरेट ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व होती है, जिसको यूज करते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहती है, लगभग लगा लीजिए 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिलियन वाटर, उसको यूज करती है पूरी एक्वाटिक लाइफ। तो ऐसा मत सोचना कि सर वाटर में ऑक्सीजन कम का मतलब क्या वाटर भी कम हो रहा है, नहीं। ये जिस जिस ऑक्सीजन के कम होने की हम बात कर रहे हैं, दैट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन, डीओ कहते हैं इसको। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रही है हमारी, इसी, और वो कितना है? 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पर 1 मिलियन ऑफ वाटर, इतने के कंपैरिजन में। और जितना ये कम है, अब आप समझ सकते हैं गाइस, अब आप खुद अपने आप को इमेजिन कर लो कि अगर अर्थ के ऊपर की ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो हमारे लाइफ पे कितना बड़ा खतरा होगा, ये सुन लो। अब ये बेचारे जो पानी के अंदर रहते हैं ये बोल नहीं सकते, पर इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है? इनके ऑक्सीजन कम हो रही है, और इनके ऑक्सीजन कम होने का मतलब आप समझ लीजिए कि इनके लाइफ को थ्रेट है। और हमारा पूरा ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ना, ब्लू इकोनॉमी क्या है? ब्लू इकोनॉमी जो पूरा का पूरा मरीन रिसोर्सेज पे, एक्वाटिक रिसोर्सेज पे टिका है, चाहे वो एक्वाटिक इसके प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, लाइक फिशेस, जितनी बायोडाइवर्सिटी है हमारे वाटर के अंदर, वो सब हमारे लिए, हमारे, हमको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी के अंदर, ह्यूमन फूड सिक्योरिटी के अंदर, लाइवलीहुड सिक्योरिटी के अंदर। और जितना जितना आपका ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, उसके दो नुकसान हो रहे हैं। एक, नंबर वन, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ये मरीन एक्वाटिक लाइफ जो है बेचारी मर मर रही है। और दूसरा नुकसान क्या हो रहा है? ऊपर से ये वाटर बॉडीज जो हमारे लिए फायदा होना चाहिए, कम ऑक्सीजन की वजह से दे आर बिकमिंग सोर्सेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि इनके अंदर क्या बढ़ रही है गाइस? इनके अंदर मीथेन बढ़ रही है। एक स्टडी हमें, और ये स्टडी जो है ये कंडक्ट जब की गई, अब आप सोचिए, जो अभी तक रिजल्ट हमारे पास आए, सिर्फ दो वाटर बॉडीज, दो रिजर्वॉयर्स की स्टडी की है फिलहाल। एक फॉलिंग क्रीक रिजर्वॉयर है वर्जीनिया यूएस के अंदर, और दूसरा है आपका बेवरेंड, जो आपका बेवरेडैम रिजर्वॉयर। सिर्फ दो रिजर्वॉयर की स्टडी, इनको 3 साल तक स्टडी किया गया। इससे हमें यह पता चला कि हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये दो वाटर बॉडीज का ये हाल है, तो ग्लोबल ये कैसे चल रहा होगा? अब ऐसा तो है नहीं गाइस कि सिर्फ दो ही वाटर बॉडीज में प्रॉब्लम है। दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, दिस इज अ ग्लोबल फिनोमिना। जितने मीथेन के लेवल बढ़ते जा रहे हैं कम ऑक्सीजन की वजह से, और ये, अच्छा, इसमें भी एक चीज और नोटिस की गई, खास नोटिस ये भी किया गया कि कम ऑक्सीजन होने के बाद मीथेन के लेवल तो बहुत बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ रही है। किसका शेयर बढ़ रहा है गाइस? मीथेन का शेयर बढ़ रहा है। और मीथेन का सबसे लार्जेस्ट एक कॉज एग्रीकल्चर है, और दूसरा लार्जेस्ट कॉज ये वाटर बॉडीज बनती जा रही है। तो आज इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमारे लिए जो सबसे प्राइम कंसर्न है वो मीथेन सबसे ज्यादा कंसर्न है। और कोई भी एक्टिविटी जो मीथेन प्रोडक्शन को बढ़ाती है, दैट नीड्स टू बी स्टॉप। ये सिग्निफिकेंस है स्टडी का कि हमको व्हाई मीथेन नीड्स टू बी स्टॉप, क्यों मीथेन को रोका जाए, क्यों मीथेन को कंट्रोल करना जरूरी है। हमने देखा ना ऊपर, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताऊं, तो अभी हम लोगों ने किया था मीथेन कॉन्सेंट्रेशन में कि अभी फिलहाल 16% है। लेकिन ये 16% जितना जितना बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ा विलन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हमारे लिए मीथेन। ऊपर से मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है गाइस? 34 टाइम्स ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड एक उतना नुकसान नहीं करेगी जितना मीथेन नुकसान करेगी। मीथेन जितना आपके एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, 34 टाइम्स उतना ज्यादा आपको नुकसान होगा, उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, और ये स्पीड अप करेंगी। और इस वजह से, और उसका एक और इंप्लीकेशन मैं आपको बताता हूं,
अब हम पेरिस क्लाइमेट डील की बात कर रहे हैं, हम लोग इतना कुछ प्लान कर रहे हैं, हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। हमारे सारे एफर्ट जो हैं वो खराब हो सकते हैं, हमारे सारे एफर्ट जीरो हो सकते हैं अगर इस स्टडी पे ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि मीथेन लेवल्स को समझना, रोकना, कंट्रोल करना जरूरी है। ये स्टडी अगर 2 लेक के बारे में है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ओवरऑल किस हिसाब से कितना नुकसान ग्लोबली ये चीज कर रही है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। तो ऐसे में गाइस क्या किया जाए, और ये भी देखिएगा इसका जो फर्क है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बिकॉज ऑफ वाटर एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, अल्टीमेटली वो फर्दर किसको हैम्पर कर रही है, फर्दर किसको नुकसान कर रही है, एक्वाटिक लाइफ को और फर्दर नुकसान कर रही है। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जितना मीथेन एमिशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी उतना और नुकसान होगा आपके वाटर बॉडीज को, चाहे वो वार्मिंग ऑफ द वाटर है, चाहे वो आपके शिफ्टिंग ऑफ द स्ट्रीम फ्लो है, या फिर ड्राइंग वेटलैंड बदल रही है। मैक्सिमम आज वेटलैंड्स जो है वो ड्राई होती जा रही है, सूखी की तरफ जाती जा रही है। वाटर लेवल पे हमें फर्क पड़ता है, वाटर टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है, आइस कवर का नुकसान है, सिस्टम ड्राई अप हो रहे हैं, सेडिमेंटेशन बढ़ती है, पोल्यूशन रन ऑफ बढ़ रहा है, वाटर क्लैरिटी कम होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रही है, फ्लो पैटर्न, हैबिटेट, कनेक्टिविटी, ये सारे के सारे इफेक्ट हैं जो आज ग्लोबल वार्मिंग वाटर बॉडीज पे करती है, और वाटर बॉडीज फर्दर ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करती है। तो गाइज क्या किया जा सकता है इसके लिए? बहुत सिंपल सी बात है, हमें हमारी एक्टिविटीज को चेंज करना होगा, हमें उन सभी सोर्सेज को ध्यान में रखना होगा। हम देखो नेचुरल एक्टिविटीज का हम कुछ नहीं कर सकते भाई। वॉल्केनो को आप थोड़ी ना रोक लोगे कि सर मैंने ऐसे हाथ रख लिया वॉल्केनो के ऊपर कि वॉल्केनो रुक जाएगा। वॉल्केनो को नहीं रोक सकते, हम फॉरेस्ट फायर को नहीं रोक सकते, लेकिन कम से कम ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कम से कम जो पानी, जो सरफेस रन ऑफ हम लेक्स और रिजर्वायर्स में बिना ट्रीट किए डाले जा रहे हैं, जो वाटर पोल्यूशन हम कॉज कर रहे हैं, जो हम यूट्रोफिकेशन हमारी वजह से हो रहा है, जितना फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं, इतना फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो सारा फर्टिलाइजर कहाँ जाके मिलता है अल्टीमेटली? वो सब आपका वाटर बॉडीज में जा रहा है, जिसकी वजह से बॉटम ऑक्सीजन खत्म हो रही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रही है। ये सब चीजें अगर कंट्रोल हो, ह्यूमन एक्टिविटीज, मीथेन को रियलाइज करके मीथेन सोर्सेज को कम किया जाए, तब कोई चांसेस है कि हम जो है यहाँ पे वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। सो आई होप गाइज कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया, आपको काफी कुछ इससे देखने को मिला। अब इसकी रेलेवेंस जो अभी तक हमने टॉपिक कवर किया है, ये टॉपिक था आपके वाटर लेवल्स का कम होना और ग्लोबल वार्मिंग का आपका बढ़ना।